हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज। तो इस चैप्टर को हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस चैप्टर में आपको बताया क्या गया है। तो यह अध्याय लगभग 1500 से 1000 से 1500 वर्ष के पहले की बात है। जो 1000 से और 1500 वर्ष के बीच के आसपास की बारे में पढ़ाता है। और भारत के नए साम्राज्यों और राज्यों के बारे में 1000 से 1500 के बीच में जितने भी नए साम्राज्य राज्य जो हुए थे उन्हीं के बारे में ये अध्याय आपको बताता है। इसमें गुप्त वंश, प्रशस्तियां, समुद्रगुप्त, दक्षिण भारत के पल्लव और चालुक्य तथा हर्षवर्धन जैसे महत्वपूर्ण शासकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह पाठ एनसीईआरटी के इतिहास विषय से संबंधित है, जो कि आपको पहले से पता होगा। तो सबसे पहला टॉपिक आता है नए साम्राज्यों का उदय। तो इस काल में अनेक छोटे बड़े राज्य और साम्राज्य बने। कुछ शासकों ने युद्धों और विजय के माध्यम से अपने राज्यों का विस्तार किया। इन शासकों की जानकारी हमें मिलती है अभिलेखों से, सिक्कों से, साहित्य से, यात्रियों के विवरण से, प्रशस्तियों से। ठीक है, फिर आता है प्रशस्ति क्या होती है। प्रशस्ति किसी राजा या शासक की प्रशंसा में लिखा गया लेख होता है। इसमें राजा की वीरता, विजय, शक्तियां, उपलब्धियां का वर्णन किया जाता है। और प्रशस्ति प्राय पत्थरों पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर लिखी जाती थी। ठीक है, फिर आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनके बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इसे हरिसेन नामक कवि और अधिकारी ने लिखा था। समुद्रगुप्त ने अनेक युद्ध किए, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, फिर आता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कई शासकों को पराजित किया, दक्षिण भारत के कई राज्यों पर आक्रमण किया। कुछ शासकों को हराने के बाद वापस उनके राज्य लौटा दिए। ठीक है, और सीमावर्ती राज्यों से अधीनता स्वीकार करवाई। ठीक है, फिर आता है समुद्रगुप्त की विजय नीति। समुद्रगुप्त ने सभी क्षेत्रों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया। उत्तर भारत कई राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया उत्तर भारत के, और दक्षिण भारत में कई राजाओं को पराजित करने के बाद उन्हें फिर से शासन करने दिया। ठीक है, इसके बदले वे समुद्रगुप्त की शक्ति को स्वीकार करते थे। फिर आता है साम्राज्य का प्रशासन। तो गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, कर वसूला, सेना रखी, सामंतों से सहायता ली। कुछ स्थानीय शासक अपने क्षेत्रों में शासन करते रहे, लेकिन वे बड़े साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है, फिर आते हैं सामंत कौन थे। सामंत ऐसे स्थानीय शासक या शक्तिशाली व्यक्ति होते थे जो किसी बड़े राजा के अधीन रहते थे। ठीक है, सामंत अपने क्षेत्र पर शासन करते थे, राजा को कर या उपहार देते थे, आवश्यकता पड़ने पर सेना भेजते थे, राजा की शक्ति को स्वीकार करते थे। ठीक है, फिर आता है दक्षिण भारत के नए राज्य। तो इस समय दक्षिण भारत में भी कई शक्तिशाली राज्य विकसित हुए। दो महत्वपूर्ण राजवंश थे। ठीक है, जिससे पल्लव, इनकी राजधानी थी कांचीपुरम, और चालुक्य, इनकी राजधानी बनी वातापी। ठीक है, बादामी इसको कहा जाता है। फिर आते हैं पल्लव। पल्लव का प्रमुख क्षेत्र वर्तमान तमिलनाडु के आसपास था। उनकी राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों ने मंदिर बनवाए, कला और स्थापत्य को बढ़ावा दिया, दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया। ठीक है, फिर आता है चालुक्य। चालुक्यों का प्रमुख क्षेत्र वर्तमान कर्नाटक के आसपास था। उनकी राजधानी वातापी थी। चालुक्य शासकों ने मजबूत सेना बनाई, अपने राज्य का विस्तार किया, मंदिर स्थापत्य को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, फिर आता है पल्लव और चालुक्यों के बीच संघर्ष। पल्लव और चालुक्य अक्सर एक दूसरे से युद्ध करते थे। इस संघर्ष का मुख्य कारण था भूमि पर नियंत्रण, राजनीतिक शक्ति, व्यापारिक मार्गों पर अधिकार। दोनों राजवंशों ने एक दूसरे की राजधानियों पर भी आक्रमण किया। ठीक है, फिर आता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन उत्तर भारत के एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने लगभग 1400 वर्ष पहले शासन किया। उनकी राजधानी बाद में कन्नौज बनी। हर्ष ने कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। फिर आता है हर्ष के बारे में जानकारी। हर्ष के बारे में जानकारी हमें मिलती है हर्ष चरित्र से, चीनी यात्री वेनसांग के विवरण से। हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी। ठीक है, फिर आता है वेनसांग का विवरण। तो चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। उसने भारत के नगरों का वर्णन किया, शिक्षा के केंद्रों का वर्णन किया, हर्ष के शासन के बारे में लिखा, लोगों के जीवन के बारे में जानकारी दी। ठीक है, और उसने नालंदा में भी अध्ययन किया था। ठीक है, फिर आता है हर्ष और नर्मदा। हर्ष दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, लेकिन उसे चालुक्य शासक
पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के पास रोक दिया। इससे पता चलता है कि दक्षिण भारत में चालुक्यों की शक्ति बहुत अधिक थी। ठीक है, फिर आता है दक्षिण भारत में प्रशासन। पल्लव और चालुक्य राज्यों में प्रशासन के लिए कई स्तर थे, जैसे ग्राम हो गया, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई, सभा हो गया, कुछ गांवों में महत्वपूर्ण लोगों की सभा होती थी। यह सभाएं सिंचाई, भूमि, मंदिर, स्थानीय प्रशासन से जुड़े कार्य देखती थी। ठीक है, फिर आता है मंदिरों का महत्व। तो इस काल में मंदिर केवल पूजा स्थान नहीं थे, वे धार्मिक केंद्र, आर्थिक केंद्र, शिक्षा और केंद्र, कला और स्थापत्य के भी केंद्र थे। मंदिर को भूमि दान भी दिया जाता था। ठीक है, फिर आता है भूमि दान और ताम्रपत्र। राजा ब्राह्मणों, मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान देते थे। इस दान की जानकारी ताम्रपत्रों पर लिखी जाती थी। इन्हें ताम्रपत्र अभिलेख भी कहा जाता था। ठीक है, फिर आता है नए राज्यों में प्रशासन की विशेषताएं। तो इन राज्यों में राजा सर्वोच्च शासक होता था, अधिकारी शासन चलाते थे। ठीक है, सेना रखी जाती थी, कर वसूले जाते थे और सामंतों से सहायता ली जाती थी। स्थानीय संस्थाएं भी काम करती थी। ठीक है, फिर आते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्द जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि प्रशस्ति क्या होती है, राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख, स्तंभ, बड़े राजाओं के अधीन रहने, सामंत क्या होते थे, बड़े राजाओं के अधीन रहने वाला स्थानीय शासक सामंत कहलाता था। अभिलेख क्या होते थे, पत्थर, धातु या अन्य वस्तुओं पर लिखा गया लेख हो गया। ठीक है, ताम्रपत्र क्या होते थे, तांबे की पट्टिका पर लिखा गया अभिलेख। वंश, एक ही परिवार के कुल से संबंधित शासकों की परंपरा। और राजधानी, राज्य का मुख्य प्रशासनिक नगर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।